तो हेलो दोस्तों, हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे थे। उसमें आज हम लोग उदारवाद वर्सेस मार्क्सवाद व नव मार्क्सवाद को पढ़ेंगे। तो लिबरलिज्म में जो महत्वपूर्ण जो इसमें अदर फॉर्म्स हैं, ये पहला है गणतांत्रिक उदारवाद यानी कि रिपब्लिकन रिपब्लिकन लिबरलिज्म। फिर है व्यापारिक उदारवाद यानी कि ट्रेड लिबरलिज्म या ट्रेडिंग लिबरलिज्म, ये मिंटल फ्रीडमैन का है। ये भूमंडलीकरण व उदारीकरण पर इस पे बल दिया जाता है। जबकि जो गणतांत्रिक उदारवाद है, ये कांट और माइकल डॉयल से प्रभावित है। तो कांट ने देखा है कि ये परपेचुअल पीस की बात करते हैं और एक शांतिप्रिय संघ बनाने की बात करते हैं, परपेचुअल पीस और पैसिफिक यूनियन बनाने की बात करते हैं। माइकल डॉयल ने डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी का सिद्धांत दिया था, लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत दिया था और शांति के उदार क्षेत्र लिबरल जोन ऑफ पीस को मेंटेन करने की बात करते हैं। तो बेसिकली माइकल डॉयल का कहना था कि जो डेमोक्रेसीज हैं डू नॉट गो फॉर वार, जो डेमोक्रेसीज होती हैं वो वार के लिए नहीं जाती हैं। एंड पीपल वांट टू क्यू देमसेल्फ इन द लाइन ऑफ बर्गर रदर देन इन द लाइन ऑफ वार। तो लोग अपने आप को बर्गर की लाइन में खड़ा होना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि वार की लाइन में। फिर फ्रांसिस फुकुयामा ने डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी दी है, जहां पर उन्होंने माना है कि जो लिबरलिज्म की जो विचारधारा है वो हिस्टोरिकल बैटल जीत चुकी है और ये सार्वभौमिक सत्य बन चुकी है। फिर इसके बाद समाजशास्त्री उदारवाद आता है, यानी सोशोलॉजिकल लिबरलिज्म आता है। इसमें जॉन बर्टन का नाम हम देख सकते हैं, इन्होंने कॉब-वेब मॉडल दिया है। तो इनका मानना है कि जो विश्व है वो हम जैसे देखा था कि हार्ड सेल जैसा नहीं है। जब हमने 2 मॉडल किए थे इंटरनेशनल रिलेशन में, तो उसमें एक तो कॉब-वेब मॉडल किया था, और एक और मॉडल किया था, इसका नाम है बिलियर्ड बॉल मॉडल। तो ये बिलियर्ड बॉल मॉडल को की भर्त्सना करते हैं जो समाजशास्त्री उदारवाद है, और ये कॉब-वेब मॉडल पर विश्वास करते हैं या कॉब-वेब थ्योरी का प्रयास करते हैं कि जो सभी नेशंस हैं या सभी जो राष्ट्र हैं आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो भारत चाइना से भी कनेक्टेड है, भारत अमेरिका से भी कनेक्टेड है, अमेरिका और चाइना के भला कितना विवाद है लेकिन आपस में कनेक्टेड है। और जॉन बर्टन की पुस्तक का क्या नाम है, वर्ल्ड सोसाइटी। फिर संस्थात्मक यानी इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म है। तो इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म में 2 इसके चरित्र देखने को मिल सकते हैं। पहला है फंक्शनल थ्योरी, इसे कार्यात्मक या फलनवाद कहा जाता है, और न्यू फंक्शनल थ्योरी। तो फंक्शनल थ्योरी डेविड मित्रानी ने दिया है, और न्यू फंक्शनल थ्योरी अर्नेस्ट हास से रिलेटेड है, और ये स्पिल ओवर थ्योरी देते हैं। इनका मानना है कि जब दो देश आपस में किसी एक क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो या बहुत छोटा मुद्दा हो, जब कोऑपरेशन करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि चीजें और स्पिल ओवर होने लगती हैं और जो छोटे छोटे मुद्दे आगे चल के बड़े मुद्दे बन जाते हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में कोऑपरेशन होने लगता है। तो जब यूरोप में पहली बार जब कोऑपरेशन की बात आई थी, तो वहां पर एक कम्युनिटी बनाई गई थी, इकोनॉमिक एंड स्टील कम्युनिटी करके एक संगठन बनाया गया था, और धीरे धीरे हमने देखा है कि 1951 में आते जाते पूरे यूरोपियन यूनियन बन जाता है। तो यही बात है कि एक क्षेत्र में जब आप कोऑपरेशन करते हैं तो अन्य क्षेत्रों में कोऑपरेशन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक क्षेत्र में कोऑपरेशन के मजे देख लिए हैं कि क्या मजा आता है कोऑपरेशन करने से, दोनों की समृद्धि होती है। फिर कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस थ्योरी, तो ये जटिल अन्योन्याश्रिता का सिद्धांत आता है। इसमें रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई आते हैं। तो इनकी जो दोनों की इकट्ठा बुक है, रॉबर्ट ओवेन और रॉबर्ट कोहेन की और जोसेफ नाई की, ये है पावर एंड इंटरडिपेंडेंसी। फिर एक जोसेफ नाई की पुस्तक है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, हाई पॉलिटिक्स, वार, सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल, 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। लो पॉलिटिक्स, ये तो इसमें जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है, इसमें 2 चीजों की बात करता है जोसेफ नाई। एक तो हाई पॉलिटिक्स, या इसे हार्ड पावर का संज्ञा दे सकते हैं, जहां पर हम लोग युद्ध, सिक्योरिटी और सर्वाइवल फोकस करते हैं। लो पॉलिटिक्स, तो इसमें कल्याण, न्याय और पर्यावरण पर फोकस किया जाता है। जोसेफ नाई ने क्षेत्रीय राजनीतिक व आर्थिक संगठनों को अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के शक्तिदीप कहा। व्यापारिक राज्य व आभासी राज्य, तो एक तो ट्रेडिंग स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है, रोजे क्रोंजे ने दिया है ट्रेडिंग स्टेट, कि जब अब हमें ट्रेडिंग स्टेट की जरूरत है, एक व्यापारिक राज्य की जरूरत है जो केवल व्यापार पर फोकस करे। और अब आज के डेट में जो राज्य हैं आभासी बन गए हैं, वर्चुअल स्टेट बन गए हैं, रोजे क्रोंजे ऐसा हम बोलते हैं। फिर यहाँ पर जो महत्वपूर्ण मार्क्सवादी सिद्धांत है उनको देख लेते हैं। तो ये जो मार्क्सवादी या नव मार्क्सवादी हैं, ये पूंजीवाद के उन्मूलन,
अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारावाद व समाजवाद पर बल देते हैं। इसमें सबसे पहले लेनिनवाद आता है और लेनिन की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये 1917 में बुक आती है, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। और एक रोजा लग्जमबर्ग की पुस्तक है एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, ये 1913 में बुक आती है। फिर क्रिटिकल थ्योरी है, हमने क्रिटिकल थ्योरी के बारे में पहले भी देख रखा है कि नव मार्क्सवाद से यानी न्यू मार्क्सिज्म से रिलेटेड है और ये फ्रैंकफर्ट स्कूल या जर्मन स्कूल से कहा जाता है। ये न केवल आर्थिक प्रभुत्व बल्कि सभी प्रकार के प्रभुत्व व शोषण का विरोध करते हैं। तो हमने जब मार्क्स को पढ़ा था तो हमने देखा था कि वो क्या बोलता है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब कि जो आधार है वो बेसिक स्ट्रक्चर है और जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वही बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वही मेन है और बाकी जो स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल राज्य हो गया, मीडिया हो गए, चर्च हो गए, ये सब सुपर स्ट्रक्चर के पार्ट हैं, अधसंरचना के पार्ट हैं और इनका कोई महत्व नहीं। लेकिन और केवल जो आर्थिक कारण है उसके कारण शोषण होता है मजदूरों का, ऐसा मार्क्स मानता है। लेकिन अब जब हम न्यू मार्क्सिस्ट या क्रिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं तो वहां पर हम आर्थिक प्रभुत्व नहीं बल्कि उसके साथ साथ जो अन्य प्रभुत्व हैं, सांस्कृतिक प्रभुत्व है, औपनिवेशिक प्रभुत्व है, उसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो नव मार्क्सवादी इसमें थियोडोर अडोर्नो है, हर्बर्ट मार्क्यूजे हैं, हरखाइमर है, हेबरमास है और एरिक फ्रॉम है। तो हरखाइमर, एडोर्नो और मार्क्यूजे ये फ्रैंकफर्ट स्कूल के प्रथम पीढ़ी के विद्वान हैं, जबकि हेबरमास दूसरी पीढ़ी के आलोचना शास्त्री हैं। हेबरमास के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है एज ए थिंकर। निर्भरता सिद्धांत तो डिपेंडेंसी थ्योरी, ये मार्क्स से प्रभावित है। इसमें जो महत्वपूर्ण थिंकर्स हैं वो राउल पेब्रिस हैं, फिर एजी फ्रैंक हैं, कार्डोसो हैं, समीर अमीन है, वालरस्टीन, इमैनुअल वालरस्टीन। तो अल्प विकास का सिद्धांत थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट कौन देते हैं? एजी फ्रैंक देते हैं। एजी फ्रैंक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट देते हैं, थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट देते हैं, या अल्प विकास का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। फिर प्रेविस और समीर अमीन ये केंद्र परिधि यानी कि कोर और पेरिफेरी का मॉडल देते हैं कि कोर राज्य कौन है, जो यूएसए और यूरोपियन यूनियन जैसे देश हैं ये कोर हैं, और पेरिफेरी में कौन है, अफ्रीकन और ईस्ट इंडिया के जो देश हैं वो हैं। और जो कोर से शोषण होता है, कोर द्वारा शोषण किया जाता है पेरिफेरी में जो राज्य हैं उनका, यानी कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे देशों का। फिर विश्व व्यवस्था सिद्धांत ये वालरस्टीन का है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी ये किसकी है? वालरस्टीन की है। और नवनिर्भरता सिद्धांत ये दास सेंटोस का है। न्यू डिपेंडेंसी थ्योरी किसकी है? दास सेंटोस की है। चलिए तो अब इसमें थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये डेविड बाल्डविन करके थिंकर हैं। डेविड बाल्डविन ने अपनी पुस्तक न्यू रियलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म द कंटेम्पररी डिबेट में 4 प्रकार के उदारवाद की व्याख्या की है जिनका प्रभाव समकालीन अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर पड़ा है। तो पहला है व्यापारिक या वाणिज्यिक उदारवाद, कमर्शियल लिबरलिज्म। तो ये जो कमर्शियल लिबरलिज्म है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर बल देता है, मुक्त व्यापार व खुले बाजार को इसमें प्रमुखता दी जाती है और वैश्विक वित्तीय संस्थान, प्रमुख व्यापारिक राज्य और बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रोत्साहन पर इसका बल होता है, जो कमर्शियल लिबरलिज्म होता है। फिर समाजशास्त्रीय उदारवाद है, सोशोलॉजिकल लिबरलिज्म। तो इसमें समुदाय की धारणा तथा परस्पर निर्भरता दोनों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। नागरिक समाज के माध्यम से पार राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ाने पर इसमें बल दिए जाते हैं। ट्रांसनेशनल रिलेशन को बढ़ाने का इसमें बल दिया जाता है और इसमें ईयू जैसे संस्थाएं क्रिएट करने की बात की जाती है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी कम्युनिटी बनाने की बात की जाती है। फिर बुद्धिजीवी, उत्पादन वर्ग, उपभोक्ता, संगीतकार, सक्रिय कार्यकर्ता। फिर इसमें जो महत्वपूर्ण थिंकर हैं वो हैं कार्ल डोइस, जेम्स रोजनाउ, रिचर्ड कोबडेन और जॉन बर्टन। ये सोशोलॉजिकल लिबरलिज्म से रिलेटेड थिंकर है। फिर रिपब्लिकन लिबरलिज्म, तो लोकतांत्रिक राज्य अपने नागरिकों के अधिकारों के संबंध में ज्यादा झुकते जा रहे हैं, अर्थात नागरिक अधिकारों की सुरक्षा महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक राज्य युद्ध की ओर उन्मुख नहीं होते। बेसिकली यही है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं दे डू नॉट गो फॉर वार। जो लोकतांत्रिक देश होते हैं वो वार के लिए नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जनता का जो प्रतिनिधित्व होता है और क्योंकि जनता नहीं चाहती है वार में जाना, इसलिए अब चूंकि जो सरकारें हैं वो जनता के द्वारा रूल होती हैं, तो वो जनता के जो विचार हैं या जनता का जो मत है उससे इधर तो काम कर नहीं सकती हैं। इसे लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत या डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के नाम से जाना जाता है और ये माइकल डोयल का सिद्धांत है बेसिकली।
उनके अनुसार दो लोकतांत्रिक राज्यों के मध्य कभी युद्ध नहीं होते। ऐसा रैंडम तो आदमी कह सकता है, लेकिन ये कोई यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन तो डेमोक्रेटिक कंट्री ही था, लेकिन फिर भी उसने बहुत सारे युद्ध किए, तो ऐसा है नहीं। लेकिन हाँ, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में चूंकि पब्लिक ओपिनियन इतना स्ट्रांग होता है, डेमोक्रेसी होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है, तो कंट्रीज वार के लिए नहीं जाती हैं, या वार के लिए जाती हैं तो उनको जस्टिफिकेशन देना होता है, और जस्टिफिकेशन के लिए फिर उनको तैयार रहना पड़ता है। इससे अच्छा है कि वो वार ही नहीं करेंगे, ये रहता है। यह कांट की चिरस्थायी शांति पर फोकस है, या इसका जो आधार है ये कांट की चिरस्थायी शांति है। अब इसमें ठीक है, हमने अब लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म को देखते हैं। उदार संस्थावादी उदारवाद ये क्या है? तो इसकी जड़ें 1940 तथा 1950 के दशक के कार्यात्मक एकीकरण फंक्शनल इंटीग्रेशन तथा 1960 के दशक के क्षेत्रीय एकीकरण रीजनल इंटीग्रेशन में उपस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर के निर्माण पर बल दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनाई जाएं, जैसे EU हो गया, या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में WTO आ गया, वर्ल्ड बैंक आ गया, IMF आ गया। ऐसी कुछ हद तक यूनो सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। कुछ हद तक राज्यों को अपनी संप्रभुता का समर्पण करना होगा। तो एकीकृत समुदाय का निर्माण, फॉर एग्जांपल EU, तो एक ऐसे समुदाय का EU हो गया, अफ्रीकन यूनियन हो गया, EU हो गया, फिर आसियान हो गया। भारत में भी प्रयास हो रहा है कि सार्क जैसे संगठन बनाए जाए, हालांकि वो तो विफल रहा है, पर ठीक है, ये संगठन तो है। फिर इसमें गणतांत्रिक उदारवाद रिपब्लिकन लिबरलिज्म को देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें कांट और माइकल डॉयल रिलेटेड हैं इससे, और जो माइकल डॉयल हैं समकालीन विचारक हैं। कांट क्या कहते हैं? गणतांत्रिक राज्य आपस में युद्ध नहीं करते हैं, तो डेमोक्रेसीज या रिपब्लिकन स्टेट्स डू नॉट गो फॉर वार। ये चिरस्थायी परपेचुअल पीस थ्योरी का सिद्धांत और शांति प्रिय संघ पैसिफिक यूनियन की बात करते हैं। कांट की पुस्तक ही है परपेचुअल पीस उनकी एक पुस्तक का ही नाम है। माइकल डॉयल ने लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी दी है, और शांति के उदार क्षेत्र लिबरल जोन ऑफ पीस की अवधारणा दी है कि आप एक ऐसा जोन बनाइए, शांति संघ बनाइए, या एक ऐसा जोन बनाइए शांति का, जहां पर हम लोग सामंजस्य और सहयोग की बात कर सकें। तो EU इसका बहुत बड़ा उदाहरण हो सकता है कि EU या अफ्रीकन यूनियन या आसियान, तो ये शांति संघ है। हमने देखा है कि आसियान जैसे देश हैं, उन्होंने न्यूक्लियर जो प्रसार है या न्यूक्लियर उपकरण है, न्यूक्लियर वेपन है, उसको रखने तक से मनाही कर दी। तो ये एक प्रकार के शांति संघ बनाने का प्रयास है, शांति जोन ऑफ पीस बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लोकतांत्रिक राज्य अपने संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान करते हैं, माइकल डॉयल ऐसा कहते हैं। माइकल डॉयल ने दो पक्ष उपागम दिया है। पहला, विश्व समुदाय में उदार समुदाय की रक्षा व संरक्षण, विश्व समुदाय में उदार समुदाय की रक्षा एवं संरक्षण, और दूसरा है उदार क्षेत्र में फैलाव के लिए आर्थिक व कूटनीति यंत्रों के विभिन्न रूपों का प्रयोग। तो हमें आर्थिक और कूटनीतिक यानी इकोनॉमिक एंड जो डिप्लोमेटिक टूल्स हैं उनका प्रयोग करना पड़ेगा। समाजशास्त्री उदारवाद ये सोशोलॉजिकल लिबरलिज्म है। इस पर बहुलवाद पर यानी मल्टी या प्लूरलिज्म पर इसका फोकस होता है, प्लूरलिज्म पर फोकस होता है। ये ट्रांसनेशनल या पार राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं। ट्रांसनेशनल बात की बात करते हैं कि आप राष्ट्र राज्य से परे ऐसी संस्थाओं का या ऐसे कमिटी का निर्माण करिए जो राष्ट्र राज्य से परे हों, जो न केवल अपना हित देखती हूँ बल्कि विश्व कल्याण की बात करती हूँ। ऐसे कमिटी के निर्माण पर ये फोकस करते हैं। फिर इसमें जो महत्वपूर्ण थिंकर हैं वो हैं जेम्स रोजेनाउ, कार्ल डॉयच और जॉन बर्टन की पुस्तक है वर्ल्ड सोसाइटी, 1972 में आती है वर्ल्ड सोसाइटी। बर्टन का मखड़ जाल या कॉब वेब मॉडल महत्वपूर्ण है। बेंथम ने कॉमन ट्रिब्यूनल द्वारा राज्यों के मत विवादों का समाधान किया जा सकता है, ऐसा बोला है कि कॉमन एक ट्रिब्यूनल बने। जैसे हमने देखा है कि WTO में अगर कोई विवाद हो जाता है तो एक ट्रिब्यूनल बनता है, उसके माध्यम से चीजों को डील किया जाता है। तो अगर कोई विवाद हो जाए राज्यों के मध्य तो एक कॉमन ट्रिब्यूनल बनाया जाए और उसके माध्यम से चीजों को हल करने का प्रयास किया जाए, ऐसा ये कहते हैं। तो नेक्स्ट है फंक्शनलिज्म, इसे प्रकार्यवाद या फलनवाद भी कहते हैं, और नियो फंक्शनलिज्म। तो ये दोनों उदार संस्थावाद के रूप हैं। तो ये लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म के ये प्रकार हैं। लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म के ये प्रकार हैं। जो महत्वपूर्ण इसके प्रवर्तक हैं वो हैं डेविड मित्रानी, ये इसके प्रवर्तक हैं। और इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वर्किंग पीस सिस्टम, ये 1943 में बुक आई थी।
फंक्शनल थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन शब्द गढ़ने वाला कौन है? डेविड मित्रानी है। जीन मोनेट ये क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों फॉर एग्जांपल ईयू, आसियान, सार्क के निर्माण पर जोर देते हैं। ये क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों के निर्माण पर जोर देते हैं। यह थ्योरी संस्थात्मक उदारवाद इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म की धारा है। यह मानती है कि गैर राज्यकर्ता के बीच सहयोग बढ़ने से राष्ट्र लुप्त हो जाते हैं। तो जो नॉन स्टेट एक्टर होंगे, फॉर एग्जांपल एनजीओ हो गए, एमएनसीज हो गई, अगर इनके बीच संबंध बढ़ा तो क्या होगा? राज्य लुप्त हो जाएगा। फलनवाद यथार्थवाद के शक्ति व संघर्ष की बजाय सहयोग व शांति का निर्माण करना चाहता है। बहुराष्ट्रीय संबंधों में अधिक पारस्परिक निर्भरता के द्वारा शांति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। अगर हम बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन कर लिए या बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट हो गए एक दूसरे के ऊपर, क्या होगा? शांति का मार्ग मिल सकता है हमें। मित्रानी ने वर्किंग पीस सिस्टम में इस संबंध में एकीकरण की अवधारणा इंटीग्रेशन थ्योरी दी है। वर्किंग पीस सिस्टम में मित्रानी ने राजनीतिक, तकनीकी व आर्थिक क्षेत्रों को अलग अलग मानकर शाखा वितरण यानी ब्रांच डिस्ट्रीब्यूशन की बात कही है। इसके तहत एक सेक्टर में सहयोग अन्य सेक्टर में सहयोग को बढ़ावा देता है। तो अगर हम आर्थिक क्षेत्र में सहयोग करते हैं तो हो सकता है कि हम अन्य क्षेत्रों पर या राजनीतिक क्षेत्रों पर या सीमा के जो मुद्दे हैं, सामरिक मुद्दों पर हम लोग एक हो जाएं। वर्किंग पीस सिस्टम में यही बात है। तो 1952 में यूरोपीय कोल एवं स्टील यूनियन बना या कम्युनिटी बनी 1952 में, और 1992 आते आते ईयू का निर्माण हो जाता है। तो यही है कि अगर आपने एक क्षेत्र में सहयोग करना स्टार्ट कर दिया, अब आपने उस सहयोग का फ्रूट देख लिया कि कितना अच्छा होता है फ्रूट, तो आप अब अन्य क्षेत्रों पर भी सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाओगे। राजनीतिक क्षेत्र में सहयोग कठिन होता है, अतः तकनीक व आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है। सबसे पहले राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप सीधे ये कहेंगे कि मोदी जी और जो शहबाज शरीफ हैं पाक के पीएम, वो आपस में सहयोग कर ले, तो ये मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है भारत और पाकिस्तान के बीच में कि वो उसको चाह कर भी भारत और पाकिस्तान एक दूसरे का सहयोग नहीं कर सकते। लेकिन अगर तकनीक और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग होगा तो संभव है कि इनमें सहयोग हो जाए। तो गैर राजनीतिक सहयोगी संगठन बनाना ज़्यादा लाभप्रद है। धीरे धीरे क्षेत्रीय स्तर पर गैर राजनीतिक सहकारी संगठनों का विकास होता है। आर्थिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि गैर राजनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को ही कार्यात्मक सहयोग यानी फंक्शनल कोऑपरेशन कहा जाता है। ये गैर राजनीतिक क्षेत्र ही कार्यात्मक क्षेत्र हैं, बाकी राजनीतिक क्षेत्र। ये गैर राजनीतिक क्षेत्र ही फंक्शनल क्षेत्र हैं जहां पर फंक्शन किया जा सकता है, बाकी तो सब राजनीतिक क्षेत्र होते हैं। एक क्षेत्र में सहयोग दूसरे क्षेत्र में सहयोग की भावना का विस्तार करता है। फिर ये राष्ट्र राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मानते हैं। ये जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए एक इम्पेडिमेंट है या बाधा है। साथ ही यह स्वीकार करते हैं कि राष्ट्र राज्य का स्व इच्छा से उन्मूलन करना संभव नहीं। इनका मानना है कि जैसे जैसे कार्यात्मक संगठनों का विकास होगा, राज्य की संप्रभुता कम होती जाएगी तथा एक दिन राष्ट्र राज्य अजायब घर में चला जाएगा। जैसे जैसे कार्यात्मक संगठनों का विकास होगा, फॉर एग्जांपल जो यूरोपियन कोल जो एजेंसी बनी थी, कोल एंड इकोनॉमिक कम्युनिटी जो बनी थी, धीरे धीरे अन्य संस्थाएं बनेंगी और एक समय ऐसा आएगा कि राज्य अजायब घर में चला जाएगा। तो अब जब से यूरोपियन यूनियन का निर्माण हो गया है तो राष्ट्र का उतना ज़्यादा महत्व बच नहीं गया है। क्यों? क्योंकि जो यूरोपीय यूनियन है ये सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये राष्ट्र से या पार राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन है। क्षेत्रीय तथा विश्व स्तर पर क्रमिक सहयोग से एकता स्थापित होगी तथा राज्य अपने आप बेकार हो जाएगा। मित्राणी ये क्या कहते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र व तकनीकी आर्थिक क्षेत्र को अलग अलग कर देते हैं। तो राजनीतिक क्षेत्र और तकनीकी आर्थिक क्षेत्र को अलग अलग करते हैं ये, क्योंकि मित्राणी के अनुसार पारस्परिक अविश्वास एवं संदेह के कारण राजनीतिक क्षेत्र में देशों के मध्य सहयोग नहीं हो पाता है। अतः तकनीक व आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाए। तकनीकी मामलों को राजनीतिक मामलों से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा अर्नेस्ट हास बोलते हैं कि आप तकनीकी मामलों को राजनीतिक मामलों से अलग नहीं कर सकते हैं। अर्नेस्ट हास अपनी पुस्तक द यूनाइटिंग ऑफ यूरोप में
कहते हैं, जो कि 1958 में आई थी। तो इनका बेसिकली मानना है कि अगर एक क्षेत्र में, फॉर एग्जांपल अगर आर्थिक क्षेत्र में ही सहयोग करना है, तो क्या एक राष्ट्र या जो वहां के पूंजीपति हैं अपने दम पे कर सकते हैं? क्या अंबानी पाकिस्तान के साथ सहयोग कर सकते हैं आर्थिक क्षेत्र में? पर उन्हें भी तो भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जो इकोनॉमिक जो एनजीओज हैं या जो अन्य इंस्टीट्यूशंस हैं, एमएनसीज हैं, वो खुद से जाके इनिशिएटिव ले लें और वो कर लें, इन्वेस्टमेंट कर दें। भाई भारत सरकार से उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आप ऐसा क्यों कह सकते हैं कि हम आर्थिक क्षेत्र को और तकनीकी क्षेत्र को अलग कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप आर्थिक, तकनीकी और राजनीतिक क्षेत्र को अलग नहीं कह सकते हैं। आपको पहले राजनीति से गुजरना ही पड़ेगा, पहले भारत सरकार की अनुमति लेनी ही पड़ेगी, तब जाके आप पाकिस्तान से ट्रेड कर पाएंगे। नवफलनवाद या न्यू फंक्शनलिज्म, फलनवाद जहां राष्ट्र राज्यों की संप्रभुता कमजोर कर नई विश्व व्यवस्था बनाना चाहता है, वहीं नवफलनवाद एक कदम आगे बढ़कर राज्यों का एकीकरण करना चाहता है। अब ये क्या चाहता है कि सभी जो राज्य हैं यूरोपीय यूनियन बन जाएं या आसियान बन जाएं। नवफलनवाद की मुख्य पद्धति है रीजनल इंटीग्रेशन, क्षेत्रीय एकीकरण, रीजनल इंटीग्रेशन, या औपचारिक संस्थाओं की भूमिका पर बल देता है। एकीकरण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले राष्ट्र स्वेच्छा से अपनी कुछ राजनीतिक शक्तियों का त्याग करेंगे, जैसे यूरोपियन यूनियन के राष्ट्रों ने स्वेच्छा से अपनी कुछ राजनीतिक शक्तियों का त्याग किया। पहले वे ऐसा क्षेत्रीय स्तर पर करना चाहते हैं, फिर विश्व राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। तो पहले तो आप क्षेत्रीय स्तर पर यूरोपियन यूनियन बनाएंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि यूरोपियन यूनियन, एयू, आसियान, ये जैसे जो बड़े बड़े सार्क, ये बस बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन हैं, अब ये ग्लोबल लेवल पर कॉपरेशन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। नवफलनवाद के विद्वान है अर्नेस्ट हास, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? यूनाइटिंग ऑफ यूरोप, ये 1958 में आती है, और बियॉन्ड द नेशन स्टेट ये 1964 में आती है, बियॉन्ड द नेशन स्टेट। तो अर्नेस्ट हास के अनुसार राजनीतिक व तकनीकी क्षेत्र को अलग अलग नहीं किया जा सकता, वही मैंने बताया है। जोसेफ नाई के अनुसार क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति के दीप है। तो क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन है, फॉर एग्जाम्पल एयू या आसियान, ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति के दीप है। यहाँ पर शक्ति विद्यमान करती, यहाँ पर स्ट्रेंथ प्रिवेल करती। नवफलनवाद औपचारिक संस्थाओं पर बल देता है, जबकि फलनवाद अनौपचारिक संस्थाओं पर बल देता है। तो जो नवफलनवाद है, न्यू फंक्शनलिज्म है, ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशन पर बल देता है, जबकि जो फलनवाद है ये अनौपचारिक संस्थाओं पर बल देता है, इनफॉर्मल पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट पर ये बल देता है। आप इनफॉर्मल तरीके से, अनौपचारिक तरीके से लोगों के मध्य गुडविल क्रिएट करने का काम करिए। नवफलनवाद स्पिल ओवर थ्योरी व हाइपर स्पिल ओवर थ्योरी को मानता है। स्पिल ओवर थ्योरी क्या है कि बिखरे जाने या छलके जाने का सिद्धांत क्या है कि एक क्षेत्र में सहयोग अन्य क्षेत्रों में भी फैलता जाता है। तो अगर आपने आर्थिक क्षेत्र में सहयोग करना स्टार्ट कर दिया और आपने उसका फ्रूट देख लिया कि हाँ, इससे हमें, हमारे देश को, हमारा देश समृद्ध हुआ है, तो आप अन्य क्षेत्रों में, आर्थिक से फिर सामाजिक में, फिर राजनीतिक क्षेत्र में भी आप सहयोग करना स्टार्ट कर देंगे। छलकने का सिद्धांत नियो फंक्शनलिज्म थ्योरी के तहत आता है। अधिफैलाव यानी हाइपर स्पिल ओवर दो तरह का होता है। एक कार्यात्मक अधिफैलाव, यानी यह आर्थिक मुद्दों में बढ़ता बढ़ता नीति एकीकरण तक बढ़ जाता है। तो अब ये हाइपर जो स्पिल ओवर है या अतिफैलाव, ये कार्यात्मक यानी फंक्शनल रूप में आर्थिक मुद्दों में बढ़ता बढ़ता ये नीति एकीकरण में बढ़ जाता है। तो अगर यूरोपियन यूनियन को कोई आर्थिक क्षेत्र में कोई काम करना है या कोई चीज बनानी है, तो उनकी जो सभी देशों की जो नीति होगी वो लगभग बराबर होगी, या एक नीति के तहत वो काम करेंगे। राजनीतिक अधिफैलाव, तो एक राष्ट्र के क्षेत्रीय संगठन व क्षेत्रीय संगठन से वैश्विक संगठन की ओर बढ़ा जाए। तो अब हम लोग यहाँ से यूरोपियन यूनियन, एयू या आसियान से अब हम लोग यूनाइटेड नेशन को सारी पावर दे देंगे, उदाहरण के लिए यूरोपियन यूनियन। नव उदारवाद व जटिल अन्योन्याश्रितता, तो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी या इसे न्यू लिबरलिज्म कहा जाता है। तो ये 1970 के बाद इसका उभार हुआ है। यह 1970 के दशक में विकसित उदारवादी सिद्धांत का नया रूप है। नव उदारवाद को संस्थावाद भी कहा जाता है, इंस्टीट्यूशनलिज्म भी कहा जाता है। यह उदारवाद की मूल मान्यताओं को स्वीकृत करते हुए वैश्वीकरण के संदर्भ में उसका नया प्रारूप प्रस्तुत करता है। तो परंपरागत उदारवादियों की तुलना में इसके सिद्धांत कम आशावादी, लेकिन यथार्थवादियों जितने निराशावादी भी नहीं। तो परंपरागत उदारवादी हैं, उनकी तुलना में तो उनके सिद्धांत कम आशावादी हैं, लेकिन यथार्थवादी जो मानते हैं कि शक्ति संघर्ष है और कोई कॉपरेशन हो ही नहीं सकता, उससे तो अच्छा ही है। मुख्य विद्वान है रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई। जोसेफ नाई की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो है पावर एंड इंटरडिपेंडेंसी, ये है वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन ट्रांजिशन,
ये 1977 में बुक आई है। कोहेन व नाई की ये दोनों की पुस्तक है। पावर एंड इंटरडिपेंडेंसी वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन ट्रांजिशन 1977 में ये बुक आती है कोहेन और नाई की। इस पुस्तक में बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की प्रवृत्ति और अंतर्राष्ट्रीय शासन के बढ़ते महत्व के आधार पर यथार्थवाद के विकल्प के रूप में जटिल अन्योन्यता यानी कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। बाद में कोहेन ने अपनी पुस्तक आफ्टर हेजेमनी कोऑपरेशन एंड डिस्कॉर्ड इन द वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी 1984 में स्ट्रक्चरल रियलिज्म और कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस को संश्लेषित किया है, जिससे मॉडिफाइड स्ट्रक्चरल रियलिज्म या नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म संकरता का निर्माण हुआ। तो कोहेन व नाई ने यथार्थवाद के विकल्प के रूप में जो अवधारणा प्रस्तुत की है, उस अवधारणा को जटिल अंतर्निर्भरता की अवधारणा कहते हैं, कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी या जटिल अन्योन्यता का सिद्धांत कहते हैं कि अब जो नेशंस हैं उनके बीच एक कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी। तो भले भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर के टेंशन है, लेकिन इकोनॉमी के क्षेत्र में भारत और चाइना के जो संबंध है उनमें बहुत ज़्यादा आघात नहीं पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि चाइना बहुत सारी चीज़ों में भारत पर निर्भर है और भारत तो बहुत ही ज़्यादा चाइना पर निर्भर है। तो और इसी प्रकार अमेरिका है। तो इनके बीच बॉर्डर इशू हो सकते हैं, पॉलिटिकल स्फीयर में चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं, लेकिन इकोनॉमिक स्फीयर में ये परिवर्तन नहीं हो सकता। ये बात है, वहाँ पर तो कोऑपरेशन होगा ही होगा। अदर बुक कौन कौन सी हैं? न्यू रियलिज्म एंड इट्स क्राइसिस, ये न्यू रियलिज्म एंड इट्स क्रिटिक्स, ये 1986 में बुक आती है, रॉबर्ट कोहेन की है। फिर आफ्टर हेजेमनी कोऑपरेशन एंड डिस्कॉर्ड इन द वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी 1984 में आती है, ये रॉबर्ट कोहेन की ये भी पुस्तक है। फिर एक सॉफ्ट पावर करके पुस्तक है, 2005 में आई, जोसेफ नाई की। इस पुस्तक में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हार्ड पावर के विकल्प के रूप में एक नई अवधारणा प्रस्तुत की गई, जिसे सॉफ्ट पावर कहते हैं। तो हार्ड पावर क्या है? आपकी सैनिक ताकत, आपकी आर्थिक पावर, ये हार्ड पावर है। तो और सॉफ्ट पावर क्या होती है? आपका सांस्कृतिक प्रभाव। तो यूएसए का जो बर्गर की चेन है, यूएसए की जो बहुत सारी चीज़ें हैं, फिल्में हैं वहाँ की, हॉलीवुड है, और वहाँ का कोल्ड ड्रिंक है, कोका कोला है, ये सब क्या है? ये उसका सांस्कृतिक और उसके नेता का प्रभाव है, उसकी शिक्षा का प्रभाव है ना। बराक ओबामा जैसे लोगों का कितना यहाँ सम्मान होता है। तो ये सॉफ्ट पावर, आप अपनी जो सांस्कृतिक या अपनी जो, जैसे मोदी जी कहीं जाते हैं तो जैसे नेपाल ही गए तो क्या बोलते हैं कि हमारा रोटी बेटी का संबंध है, या ये हमारे प्रभु श्री राम की क्या कहते हैं उसको, ससुराल है। तो ऐसा संबंध बताया जाता है। इससे क्या होता है? सॉफ्ट पावर तैयार होती है और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि भारत और यूएसए आज के डेट में एक दूसरे के ज़्यादा अच्छे दोस्त इसलिए बन पाए क्योंकि जो इंग्लिश थी वो भारतीयों को आती थी और पीपल टू पीपल जो कॉन्टेक्ट बन गया, उसके कारण वहाँ की सरकारें, या चाहे यहाँ की सरकार हो भारत की चाहे अमेरिका की, उनको झुकना पड़ता है। इसी प्रकार अब रसिया के साथ उतना ज़्यादा अपना अभी भी भले एक समय स्ट्रेटेजिक रिलेशन था, आज भी है, लेकिन उस प्रकार से पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लैंग्वेज है वो एक बहुत बड़ा बैरियर का काम करती है। अन्य विचारक हैं कैगली और रॉबर्ट जर्विस। तो कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का अभिप्राय है कि विश्व राजनीति में कर्ता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक देश की नीतियां दूसरे देश की नीतियों को प्रभावित करती हैं। तो अगर चाइना ने एक छोटी सी चिप सप्लाई करना बंद कर दिया भारत को, तो भारत की जो नीतियां हैं कितनी ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगी, सेल्फ रिलायंस भारत करने लगेगा। यही बात। जटिल अंतर्निर्भरता या जटिल अंतर्निर्भर विश्व की 4 विशेषताएं हैं। पहला, राज्यों का गैर राज्य अभिकर्ताओं के साथ संबंध बढ़ना। तो राज्य स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ता के रूप में कमजोर हो गया है क्योंकि विश्व राजनीति में अन्य कर्ताओं का भी उभार हुआ है जो वैश्विक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो नॉन स्टेट एक्टर फॉर एग्जाम्पल सिविल सोसाइटी हो गई, मानवाधिकार संगठन हो गए, व्यापारिक संगठन हो गए, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और अब आप इनकी बातों को इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल या ग्रीन पीस की जो रिपोर्टें आती हैं तो उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कहीं से कहीं तक। फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का नया एजेंडा जिसमें सहयोग पर बल दिया जाता है, न कि बल प्रयोग पर। पार राष्ट्रीय सीमाओं के अभिकर्ताओं के बीच मेलजोल के लिए बहुविध धाराओं की पहचान। तो वैश्विक संबंधों में आर्थिक मुद्दे महत्वपूर्ण हो गए हैं। व्यापारिक व्यवस्था के माध्यम से राज्य एक दूसरे पर निर्भर हो गए हैं। राज्य शिल्प के यंत्र के रूप में सैनिक बल के सामर्थ्य का पतन। तो राज्य शिल्प के यंत्र के रूप में सैनिक बल के सामर्थ्य का पतन। तो सैन्य बल एक कम विश्वसनीय व कम महत्वपूर्ण नीतिगत कार्यवाही अब बन गई है। तो अब लोग सेना पर नहीं, अब लोग टेक्नोलॉजी, नई नई चीज़ों पर फोकस आ रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो कब्जा कर लेगा वो अब नया
सुपर पावर बन जाएगा। तो नव उदारवाद की प्रमुख मान्यताएं हैं कि राज्य विश्व राजनीति महत्वपूर्ण करता है लेकिन एकमात्र करता नहीं। तो अगर ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात की जाए तो राज्य महत्वपूर्ण करता है, क्योंकि जो रिलेशन होते हैं इंटरनेशनल रिलेशन वो तो राष्ट्रों के मध्य होते हैं लेकिन एकमात्र करता नहीं है। महत्वपूर्ण एनजीओज हैं, फिर एमएनसीज हैं, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी हैं। राज्यों के अलावा गैर राज्यकर्ताओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो चुकी है। विश्व राजनीति मकड़ जाल यानी कॉबवेब मॉडल के रूप में है। जॉन बर्टन भी इसका समर्थन करते हैं। जेम्स रोजनाउ ने भी विश्व व्यवस्था को मकड़ जाल समझाने का प्रयास किया है। इस तरह मकड़ी का जाल गुथा हुआ होता है, उसी तरह वैश्विक व्यवस्था भी गुथी हुई है। राज्य व गैर राज्य कर्ता आपस में निर्भर है। सापेक्ष लाभ रिलेटिव ज्ञान की बजाय निरपेक्ष एब्सोल्यूट ज्ञान महत्वपूर्ण है। इसमें प्रतिस्पर्धा की भावना कम होगी। अराजकतापूर्ण विश्व व्यवस्था में समझौते के माध्यम से सहयोग व समन्वय की संभावना वैश्विक संस्थाओं व मुक्त व्यापार के माध्यम से होगी। उच्च राजनीति हाई पॉलिटिक्स की बजाय निम्न राजनीति में विश्वास इसमें किया जाता है। कोहेन व नाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को दो भागों में विभाजित करते हैं। क्या? पहला उच्च राजनीति का क्षेत्र, ये हार्ड पावर डिप्लोमेसी है। हार्ड पावर डिप्लोमेसी, इसमें इसका उद्देश्य होता है, इसमें उद्देश्य पूर्ण हेतु युद्ध, धमकी, सैन्य व आर्थिक कार्यवाही की जाती है। तो अगर चाइना को यूएसए को पुनिश करना है तो क्या करता है, वो उस पर प्रतिबंध लगाता है, बैरियर लगाता है और ट्रेड वार घोषित करता है। तो ये क्या है, ये हार्ड पावर का आप उपयोग कर रहे हैं। आप जंगी जहाज लगा के साउथ चाइना सी पे खड़ा कर देते हैं। ये क्या है, ये हार्ड पावर का शोकेस है। ऐसे चाइना भी करता है भारत के साथ। हार्ड पावर क्या होती है? मिलिट्री पावर प्लस इकोनॉमिक पावर, ये हार्ड पावर होती है। जोसेफ नाई इसे गाजर व छड़ी वाली शक्ति कहते हैं। यथार्थवादी इसी का समर्थन करते हैं। गाजर या छड़ी मतलब कैरेट एंड स्टिक। तो जब कोई देश आपसे पैसे लेके मान रहा है या आप उसकी आर्थिक मदद कर रहे हैं तब वो मान रहा है। फॉर एग्जाम्पल मालदीव के केस में अगर भारत कुछ $1 मिलियन का लोन दे देता है और वो शांत हो जाता है तो चलो ठीक है, हमने कैरेट दे दिया, गाजर दे। लेकिन अब नहीं मान रहा है, नेपाल नहीं मान रहा है या भूटान नहीं मान रहा है या मालदीव नहीं मान रहा है, तो फिर आप अपनी हार्ड पावर का उपयोग करिए, इकोनॉमिक पावर, बाइकआउट मालदीव करिए, तो ये हार्ड पावर हो जाएगी। तो इसमें गाजर और छड़ी का उपयोग किया जाता है। निम्न राजनीति का क्षेत्र, तो ये सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है। राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु सामाजिक व सांस्कृतिक सहयोग का अवलंबन होता है। तो वही भारत के प्रधानमंत्री नेपाल जाते हैं तो भारत का और नेपाल का सांस्कृतिक संबंध की बात करते हैं। ऐसे श्रीलंका जाते हैं तो वहाँ ऐसी बातें करते हैं। यही बात, मोदी जी तो खैर कहीं भी जाते हैं तो यही बातें करते हैं। इसी से जटिल अंतर्निर्भरता, कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी पैदा होती है, तब विश्व में शांति और सुरक्षा रहती है। सॉफ्ट पावर क्या है? आप डिप्लोमेसी का उपयोग करिए, कूटनीति का उपयोग करिए, प्लस आप कल्चरल अपनी जो चीज़ें हैं उनको फैलाइए। पॉलिटिकल वैल्यूज आपकी क्या है, आपके यहाँ डेमोक्रेसी है, आपके यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो वो चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं। हिस्ट्री आपकी कैसी रही है, आप शोषणकर्ताओं में रहे हैं कि आपने शोषण सहा है, फिर फॉरेन पॉलिसीज आपकी कैसी रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये भी महत्वपूर्ण मायने रखता है। स्मार्ट पावर, तो अब अगर एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है स्मार्ट पावर का, तो अगर हम हार्ड पावर प्लस सॉफ्ट पावर को मिला दें तो ये क्या होती है? स्मार्ट पावर होती है। कोहेन ने RMA शब्द गढ़ा है, इसका मतलब है रिवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स। रिवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर। सुरक्षा की अवधारणा के अंतर्गत अनेक नवीन आयाम शामिल हैं, जैसे मानवाधिकारों की रक्षा, पर्यावरण विनाश रोकना, मादक पदार्थों की तस्करी, गंभीर बीमारियों को रोकना आदि। सुरक्षा के गैर परंपरागत खतरे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। इनका मानना है कि सुरक्षा की अवधारणा को नए तरीके से परिभाषित करने की आवश्यकता है। यथार्थवादी सुरक्षा के लिए केवल सैन्य व आर्थिक शक्ति को ही आवश्यक मानते हैं। फिर बटन व रोजनाऊ का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सिर्फ गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं जो अराजकता, स्वसहायता व सुरक्षा दुविधा के प्रभाव को काफी हद तक प्रभावित करते हैं तथा इनमें शांति, सहयोग व एकीकरण की अनूठी प्रवृत्ति पैदा होती है।